हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम के जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। हालाँकि वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया था लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब है और उस क्वेश्चंस के सीखने से मतलब है, ठीक है ना? तो इससे पहले हमने 70 क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 14 वीडियो दिख जाएँगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने 70 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से और तमाम वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। आप जाके प्लेलिस्ट में जाएँ और वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। 1 बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें और नोट्स बनाएँ। और जहाँ कुछ कमी समझ में आती है, अगर कुछ गलतियाँ आपको दिखती है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट से बताएँ कि हाँ, आपने यहाँ ये जो बता रहे थे वो गलत बताया, ताकि मैं उसको उस पे काम कर सकूँ और उसको और अच्छा कर सकूँ। अगर आप हमें कमेंट करके बताएँगे तो इन फ्यूचर में मुझे आसानी होगी अपने कंटेंट को और बेहतर करने में। तो इसलिए मुझे प्लीज़ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो मुझे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएँ कि हाँ, यहाँ गलतियाँ हैं और आप इसको ठीक कर लें। ठीक है? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। हमने इससे पहले तमाम क्वेश्चंस पे बात कर लिया है और आज क्वेश्चन बात करेंगे 71 से। कहता है 71 क्वेश्चन नंबर कि पिक द इनकरेक्ट मैच। जो इनकरेक्ट मैच है उसको पिक करना है ऑफ टीचिंग मॉडल्स एंड प्रोपोनेंट। जो टीचिंग एक तरफ दिया हुआ है टीचिंग मॉडल्स, एक तरफ दिया हुआ है प्रोपोनेंट, यानी कि उन जो उस मॉडल्स को दिया है उसका नाम है। इसमें जो इनकरेक्ट है उसको मैच करना, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है टीचिंग मॉडल्स, ठीक है ना? पहला है सोशल इंटरेक्टिंग मॉडल। सोशल इंटरेक्टिंग मॉडल, तो आप समझ लें कि सोशल इंटरेक्टिंग मॉडल को डीवे ने दिया और हर्बर्ट ने दिया, ये बिल्कुल सही मैच है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिहेवियरल अल्टर अल्टरिंग मॉडल। ये जो बिहेवियरल अल्टरिंग मॉडल है इसको कार्ल रोजर्स ने नहीं दिया था, इसको स्किनर ने दिया है, स्किनर ने, ठीक है ना? इसको स्किनर ने दिया, इसलिए ये गलत है। और कार्ल रोजर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने पहले भी बात किया है, कार्ल रोजर्स जो है वो नन डायरेक्टिव मॉडल दिया है, नन डायरेक्टिव मॉडल, नन डायरेक्टिव मॉडल दिया है कार्ल रोजर्स ने। तो आप मैंने इस पे पहले हम बात किए हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने बात नहीं किया है, तो हमने इस पे बात कर लिया है। तो अगर आपको याद नहीं हो तो आप याद रखिए कि कार्ल रोजर्स ने नन डायरेक्टिव मॉडल्स दिया है, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया आपको। बिहेवियरल मॉडल्स है स्किनर का, ये गलत हो गया आपको। उसके बाद सोशल इंक्वायरी मॉडल। सोशल इंक्वायरी मॉडल जो है ये कॉक्स एंड बायरोन ने दिया है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। उसके बाद इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। जो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है ये स्किनर का नहीं है, ये जेरम ब्रूनर का है, जेरम ब्रूनर का है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रूनर का है, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस मॉडल, ये पॉल एंड स्कर्ट्स का है, ये बिल्कुल सही है। सेल्फ अवेयरनेस मॉडल ये पॉल एंड स्कर्ट्स का है, इसलिए आपका जो यहाँ जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है बी और डी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बी एंड डी। तो सोशल इंटरेक्टिव मॉडल ये डीवे एंड हर्बर्ट का है, ये बिल्कुल सही है, टीचिंग मॉडल्स है। बिहेवियरल अल्टरनेटिव मॉडल जो है ये कार्ल रोजर्स का नहीं है, ये स्किनर का है, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है। सोशल इंक्वायरी मॉडल जो है ये कॉक्स एंड बेरी का है, सोशल इंक्वायरी मॉडल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमने पहला एक मतलब और पढ़ा था साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, आपको पता होगा साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, तो वो अलग है, सोशल इंक्वायरी मॉडल अलग है, ठीक है ना? उसके बाद इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल ये स्किनर्स का नहीं है, जेरम ब्रूनर का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सेल्फ अवेयरनेस मॉडल जो है वो पॉल एंड स्कर्स का, ये बिल्कुल सही है। इसका इस तरह से जो इनकरेक्ट मैच है वो बी है और डी है, ठीक है ना? बी और डी। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं जो करेक्ट मैच था। सोशल इंटरेक्टिव मॉडल जो है वो डीवे एंड हर्बर्ट का है, बिल्कुल सही। और बिहेवियरल अल्टरनेटिव मॉडल जो लिख लीजिएगा, अल्टरिंग मॉडल जो है स्किनर का है। सोशल इंक्वायरी मॉडल जो है कॉक्स एंड बेरेन का है। और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है जेरम ब्रूनर का है। और सेल्फ अवेयरनेस मॉडल जो है पॉल एंड स्कर्ट्स का है। ये मॉडल्स आप लिख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में फिर कहीं एग्जाम हो। अब चूंकि इस तमाम अलग अलग तरह के टीचिंग मॉडल्स है और तमाम मॉडल्स पर अगर बात किया जाए तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए जब हम टीचिंग मॉडल्स पे बात करेंगे तो इन तमाम मॉडल्स पर हम वहां जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी, बी एंड डी। ओके, आइए 72, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है अरेंज द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इंक्वायरी
ट्रेनिंग मॉडल के जो सिंटैक्स है उसको अरेंज कीजिए। आप इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसको जो है रिचर्ड सकमैन ने दिया है, रिचर्ड सकमैन, जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को देने वाले जो है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके जो सिंटैक्स का जो अरेंज है वो क्या है, जो इनके सिंटैक्स का अरेंज है उसमें पहला है कि कन्फ्रंटिंग विथ पजल सिचुएशन, यानी कि पहले एक सिचुएशन देना, पहले ये सिचुएशन जो देना है ये फर्स्ट स्टेप है इसका। इसी तरह से आप यानी कन्फ्रंटिंग विथ पजल सिचुएशन, एक पजल सिचुएशन जो है देना, जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में है, बच्चे के सामने में एक पजल सिचुएशंस देना, एक ऐसा सिचुएशन देना जो जो प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो, एक ऐसा सिचुएशन देना। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, कन्फ्रंटेशन विथ पजलिंग सिचुएशन। तो इसलिए सी जो फर्स्ट होगा तो इसलिए ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बच गया आपको या तो ये होगा या तो ये होगा। जब हम पजल देंगे, सिचुएशंस देंगे, उसके बाद जो एक्टिविटी होगा उस एक्टिविटी के बेस पर हम डेटा को गैदर करेंगे, डेटा को वेरिफिकेशन, डेटा को गैदर करेंगे। सेकेंड नंबर, जब हम डेटा को गैदर करेंगे तो उस डेटा का गैदरिंग का एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी 3 नंबर ये हो जाएगा। जब उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है उस डेटा को जो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आएगा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लेनेशन, जो आएगा एक्सप्लेनेशन उसको फॉर्मुलेट करेंगे, इनकी ऑर्गेनाइज करेंगे उन चीजों को। 4 नंबर। और जब ये हो जाएगा तब एनालिसिस करेंगे। 5 नंबर एनालिसिस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, CADBE। आइए इसको अच्छे समझते हैं। द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज ए टीचिंग टीचिंग अप्रोच डेवलप्ड बाय जे रिचार्ड सकमैन। इसको JR सकमैन ने दिया था, याद रखिएगा। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को JR सकमैन ने दिया था। एक टीचिंग अप्रोच है, इट्स ए स्टूडेंट सेंटर्ड इंक्वायरी बेस्ड मॉडल। ये एक स्टूडेंट सेंटर और इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है डेट फोकस, जो जोर देता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी लर्निंग पर, जो बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करता है। यहाँ इसके जो सिंटैक्स दिए हुए उसको अरेंज है, वो है पहला, फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विथ पजलिंग सिचुएशन, कन्फ्रंटेशन विथ पजलिंग सिचुएशन यानी कि इंट्रोडक्शन। एक सिचुएशन बच्चे के सामने में देंगे, उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। ये जो पहला जो कन्फ्रंटिंग द पजलिंग सिचुएशन जो था, दरअसल ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। यहां कहा करेंगे टीचर प्रेजेंट, यहां टीचर जो है प्रेजेंट करते हैं द डिस्क्रिपेंट इवेंट, एक प्रतिकूल इवेंट और पजलिंग सिचुएशन, एक पजलिंग सिचुएशन, एक ऐसा पजलिंग सिचुएशन जो एक ऐसा सिचुएशन जो पजलिंग हो, जो प्रतिकूल हो, डिस्क्रिपेंट हो, यानी कि अनुकूल नहीं, बच्चे के विपरीत हो। इनकरेज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी, जानने की और क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो इनकरेज होगा। तो एक ऐसा पजल सिचुएशन बच्चे को देंगे जिससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जो है और क्वेश्चनिंग का जो एबिलिटी है वो इनकरेज होगा। ये है कन्फ्रंटिंग विथ पजलिंग सिचुएशन, यानी बच्चे को पजलिंग सिचुएशन से कन्फ्रंट करना, शामिल करना, मतलब उसको उससे फेस करवाना। ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक, उसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में डेटा गैदरिंग। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इंक्वायर अबाउट द नेचर, आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स जो है इंक्वायर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द नेचर, नेचर के बारे में, यानी जो सिचुएशन आप उसके सामने दिए हैं उसके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है। आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, या उस इवेंट्स को, जो इवेंट आप उसके, जो सिचुएशन आपने उसके सामने में रखा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और कंडीशंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से उसको कंडीशन करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं डेटा गैदरिंग या वेरिफिकेशन। जब हम करते हैं तो उसके बाद आता है डेटा गैदरिंग में एक्सपेरिमेंटेशन, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हाइपोथेसिस। अब बच्चा यहां जो है एक हाइपोथेसिस
बनाता है, फ्रॉम द डेटा, डेटा से एक हाइपोथेसिस बनाता है, दे गैदर्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस टू टीचर टू टेस्ट इट, और वो बच्चे जो हैं, जो हाइपोथेसिस बनाए डेटा से, अब बच्चे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं टीचर से, गैदर्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चन टू द टीचर्स टू टेस्ट इट। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, अब है एनालिसिस का, यानी स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन डेटा गैदर, यानी जो डेटा गैदर किया है उस डेटा गैदर के बेस पर अब वो जो है स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन को फॉर्मुलेट करता है। तब आता है लास्ट में एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस, यानी रिफ्लेक्शन, प्रोसेस जो हुआ उसके एनालिसिस करना, यानी कि टीचर गाइड स्टूडेंट्स टू एनालाइज देयर थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग पैटर्न्स। अब यहाँ टीचर जो है स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे टू एनालाइज देयर थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग पैटर्न्स, उसके थिंकिंग को और उसके क्वेश्चनिंग पैटर्न्स को टीचर जो है वो एनालाइज करेंगे। ये है रिफ्लेक्शन। तो ये जो स्टेप्स है उसके सिंटैक्स है किसके, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का। पहला, हम बच्चे के सामने में एक सिचुएशंस क्रिएट देंगे, अब बच्चा उस सिचुएशंस के बारे में जानने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं डेटा गैदरिंग। फिर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, बच्चा उस डेटा से एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा और उसके बेस पे बच्चा जो है उसको एनालाइज करेगा, एक्सप्लेन करेगा उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन बच्चे के सामने में दिए हैं। और उसके बाद जो है, इसके बाद टीचर जो है उसको एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस एंड रिफ्लेक्शन, अब टीचर जो है गाइड करेंगे स्टूडेंट को टू एनालाइज देयर थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग पैटर्न्स, ताकि उसके थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग पैटर्न को एनालाइज किया जा सके। तो ये है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के सिंटैक्स या स्टेप्स कह लें आप उसको। फर्स्ट, एक सिचुएशन देना, सेकेंड डेटा गैदरिंग करना, थर्ड एक्सपेरिमेंटेशन करना, फोर्थ ऑर्गेनाइज करना एंड फिफ्थ एनालिसिस करना। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है पिक द इनकरेक्ट मैच, जो इनकरेक्ट मैच है उसको पिक कीजिए, जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैच को पिक करना है, पिक द इनकरेक्ट मैच। आइए देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। सेक्युलरिज्म, फर्स्ट जॉर्ज हॉलिएक, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जॉर्ज हॉलिएक ने सेक्युलरिज्म टर्म को ही दिया, जो सेक्युलरिज्म शब्द है उस शब्द को जॉर्ज हॉलिएक ने दिया, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, सोशलिज्म, मिखाइल बेकिनम, सोशलिज्म मिखाइल बेकिनम। मिखाइल बेकिनम जो है वो एक एनार्किक फिलॉसफी को मानते थे, एनार्किक फिलॉसफी को, एनार्किक, ये एक एनार्किज्म थे, एनार्किज्म, और साथ ही साथ सोशलिज्म भी थे, सोशियोलिज्म भी थे, है ना, एनार्किक और साथ सोशलिज्म भी थे, इसलिए इसका ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स हॉब्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक, यही प्रॉब्लम है, ये जो नेचुरल राइट्स है इसको दिया है जॉन लॉक ने, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसको दिया है हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स इसका नाम था, इनका पूरा नाम था थॉमस हॉब्स, इसलिए ये जो है वो इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसको रॉल्स ने दिया है, बिल्कुल सही है, वेल ऑफ इग्नोरेंस इसको रॉल्स ने दिया है। तो यहां जो इनकरेक्ट मैच है वो सी एंड डी है, सी एंड डी। क्यों? क्योंकि नेचुरल राइट्स को दिया है जॉन लॉक ने, जॉन लॉक, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसको दिया है थॉमस हॉब ने, थॉमस हॉब्स ने दिया है, इसलिए ये जो है वो गलत था, मिसमैच था, इसमें ये इसके होगा, ये इसका होगा। तो इस तरह से सी एंड डी है। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से, और ताकि आपको मतलब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं समझेंगे, नहीं समझे, नेचुरल राइट्स क्या होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है, ये सब देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इनकरेक्ट मैच था वो इनकरेक्ट मैच था सी एंड डी, यानी कि नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स का था वहां था हॉब्स, लेकिन नेचुरल राइट्स के कौन है? जॉन लॉक। John Locke was a prominent figure in the development of natural rights theory. जो जॉन लॉक है वो एक प्रोमिनेंट फिगर है, एक जाने माने फिगर है, किसके? नेचुरल राइट्स थ्योरी के। अब ये होता क्या है नेचुरल राइट्स थ्योरी? लॉक मानते थे दैट कि एवरीवन हैज ए नेचुरल राइट्स
टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, बिल्कुल यही है नेचुरल राइट्स। नहीं, जॉन का मानना था कि हर एक इंसान को प्राकृतिक अधिकार है, किस चीज का? लाइफ का, लिबर्टी का, आजादी का, एंड प्रॉपर्टी का। ये है नेचुरल राइट्स जिसको जॉन लॉक ने दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल राइट्स होता क्या है। जॉन, अकॉर्डिंग टू जॉन, नेचुरल राइट थ्योरी है, जिस थ्योरी में जॉन लॉक कहता है कि हर एक इंसान को प्राकृतिक अधिकार है कि उसके जीवन, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का, जीवन का, लिबर्टी आजादी का, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का। ये है सोशल नेचुरल राइट्स। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थॉमस हॉब्स द फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो थॉमस हॉब है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पिता के नाम पे जाने जाते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया, इनका जो आइडिया था उस इस बात पे बेस्ड था कि पीपुल आर बॉर्न विथ राइट्स। ये मानते थे कि जो आदमी है वो कुछ अधिकार के साथ पैदा लेते हैं। सच राइट्स आर टू लीव, जीने के अधिकार, मेक जजमेंट, कुछ जजमेंट लेने के अधिकार, एंड परस्यू हैप्पीनेस, और खुश रहने का अधिकार। इस अधिकार के साथ कुछ इंसान जो है वो जन्म लेता है, और इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी गिवन बाय थॉमस हॉब्स। यही इनकरेक्ट मैच था, ठीक है ना। अब जो करेक्ट मैच है वो तो करेक्ट है, जैसे सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है, जॉर्ज हॉलिक जो है, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द को कॉइन किया, जॉर्ज हॉलिक, हॉलियोक, जो भी आप टर्म उसको करें, एंड वाज ए प्रोमिनेंट एडवोकेट फॉर सेकुलरिज्म। इन्होंने सेकुलरिज्म टर्म को एडवोकेट किया और सेकुलरिज्म को दिया, और सेकुलरिज्म के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, वकालत करने वाले थे सेकुलरिज्म का, जॉर्ज हॉलियोक। अच्छा, सोशलिज्म, सोशलिज्म जो है वो मिखाइल बेखेनम वाज ए रशियन रिवॉल्यूशनरी हु वाज ए मेजर फिगर इन द सोशलिस्ट एंड एनार्किस्ट ट्रेडिशन। सोशलिज्म जो है, मिखाइल बेकिनिन वाज ए रशियन रिवॉल्यूशनरी, एक रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी थे। हु वाज ए मेजर फिगर, ये मुख्य फिगर है किस चीज का? सोशलिस्ट का एंड एनार्किस्ट थ्योरी ट्रेडिशन का। एनार्किस्ट मतलब आप समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं मालूम। एनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी लॉ को नहीं मानते। वो कहते हैं देयर शुड बी नो गवर्नमेंट और लॉ इन द कंट्री, यानी देश में ना तो कोई गवर्नमेंट होना चाहिए ना ही कोई कानून होना चाहिए, उसे कहते हैं एनार्किस्ट। तो जो मिखाइल बेकिनम थे वो एनार्किस्ट थे और साथ साथ सोशलिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, सोशलिस्ट एनार्किस्ट थे। एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, रॉल्स कंसेप्ट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये रॉल्स का कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस इज द की आइडिया इन हिज थ्योरी ऑफ द जस्टिस प्रेजेंटेड इन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने एक 1971 में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसी में इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस को एक्सप्लेन किया, वेल ऑफ इग्नोरेंस को, रॉल्स कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस को कंसेप्ट किया। इज ए की आइडिया इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस का थ्योरी था, उस जस्टिस की थ्योरी में एक वेल ऑफ इग्नोरेंस जो एक महत्वपूर्ण आइडिया था। वो क्या था जानना है तो गूगल पर सर्च किए कि व्हाट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस, क्या होता है। तो ये रोल से कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर जो था वो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सॉरी, 3 सी और डी इनकरेक्ट मैच। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 74 क्वेश्चन, एज पर फ्राइड्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी। जो फ्राइड्स के पर्सनालिटी टाइप ने आपने पढ़ा है, उसमें कहा है फ्राइड ए पर्सन हु शो सेल्फ लव, एक आदमी जो सेल्फ लव दिखाता है यानी खुद से मोहब्बत करता है। एक्सहिबिशनिज्म, प्रदर्शनकारी है, अपने आप को दिखाता है, शो करता है। एंड ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशंस ऑफ अदर्स, और दूसरे के अटेंशंस को, दूसरे के ध्यान को आकर्षित करता है। एक आदमी जिसके अंदर जो आदमी जो है सेल्फ लव दिखाता है,
सेल्फ लव यानी खुद से अपने आप से प्रेम करना। एक्सिबिशनिज्म वो शो ऑफ करता है, शो ऑफ करता है खुद का। एंड ड्रॉ अटेंशन ऑफ अदर्स और दूसरे के ध्यान को आकर्षित करता है। कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ये किस पर्सनैलिटी के अंतर्गत आएगा, किस पर्सनैलिटी के अंतर्गत आएगा। और जब आपने इसी जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो पहला क्वेश्चन भी फ्राइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज का था, जिसमें हमने बात किया था ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और इस तरह से आगे हमने बात किया था। ठीक है ना। तो वो ये क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा फैलिक टाइप। जो फ्राइड के जो तीसरे स्टेज थे, जिसे फैलिक स्टेज कहते हैं, फैलिक स्टेज समझिएगा मेरी बात को, फैलिक स्टेज कहते हैं, जो तीसरा स्टेज था, जिसमें बच्चे की उम्र जो है 3 से लेकर 6 साल थी, 3 से 6 साल। उस उम्र में बच्चा जो है खुद से सेल्फ लव दिखाता है, अपने आप को एक्सिबिट करता है, शो ऑफ करता है और दूसरे के ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं फैलिक टाइप या फैलिक स्टेज आप कह सकते हो। इसका आंसर ये होगा। और जो ओरल सैडिस्टिक टाइप है या ओरल पैसिव टाइप है, ये दोनों पर्सनैलिटी टाइप है, पर्सोनैलिटी ना, पर्सनैलिटी टाइप है, पर्सनैलिटी टाइप है। ठीक है ना। और ये जो है, जो पहला स्टेज था ओरल स्टेज, उस स्टेज का पार्ट है ये, उस स्टेज के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक है ये, ओरल सैडिस्ट्री एंड ओरल पैसिव टाइप। ये एक पर्सनैलिटी टाइप है, बच्चे के अंदर ये टाइप्स पाए जाते हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स। और ये जो वो बच्चा जो ओरल स्टेज में होता है, यानी कि वो बच्चा जिसकी उम्र 0 से लेकर के 1 साल में होती है, यानी वो बच्चा जो स्टेज 1 में होता है, स्टेज 1 में, यानी स्टेज 1 में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि स्टेज 1 में जो बच्चे होते हैं उसकी उम्र जो है 0 से लेकर के 1 साल की होती है और उसे ओरल स्टेज कहते हैं, ओरल स्टेज। और उसी स्टेज में ये दो तरह की पर्सनालिटी बच्चे के अंदर पाई जाती है, ओरल सैडिस्टिक टाइप एंड ओरल पैसिव टाइप। ठीक है ना। और उसके जो सेकेंड स्टेज था एनल स्टेज। ये एनल स्टेज जो है सेकेंड स्टेज है प्याजे का। और जो फैलिक स्टेज टाइप है वो थर्ड स्टेज है। ये टाइप कह लीजिए या स्टेज कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द फैलिक टाइप। क्लियर ना। आइए आज इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड के मुताबिक थ्योरी ऑफ ओरल, सिगमंड फ्राइड के थ्योरी के हिसाब से ओरल पैसिव टाइप एंड ओरल सैडिस्टिक टाइप आर द पर्सनालिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद द ओरल स्टेज 1 ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी में जो ओरल स्टेज था यानी स्टेज 1, उसी से ये ओरल पैसिव टाइप एंड ओरल सैडिस्टिक टाइप एक पर्सनालिटी टाइप है, उसी से एसोसिएट है। ठीक है ना। इन दोनों में बच्चे के अंदर तो थोड़ा अलग अलग बच्चा एक्टिविटी करता है। और जो सेकेंड स्टेज था जो यहाँ बात किया गया है एनएल स्टेज का, वो सेकेंड स्टेज है, एनएल टाइप या स्टेज कहते हैं, सेकेंड स्टेज है। दिस स्टेज एस्टेब्लिशेस द बेसिक फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड ईगो। मैंने पहले ही कहा था आपसे, यहाँ ईद और ईगो के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से ये स्टेज एस्टेब्लिश होता है बच्चे के अंदर। एंड दिस चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडीली नीड्स। और इस स्टेज में बच्चे जो है अपने बॉडी के नीड्स को कंट्रोल करने के लिए सीखते हैं, लर्न करते हैं कैसे अपने बॉडी के नीड्स को, बॉडी को कंट्रोल कर सके। ठीक है ना। और जो फैलिक टाइप है या फैलिक स्टेज कहो, वो थर्ड स्टेज है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, फैलिक स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज अराउंड एज 3 to 6। सिगमंड फ्राइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से जो फैलिक स्टेज है ये अकर होता है कब, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज में, जब बच्चे की उम्र 3 से लेकर 6 साल के बीच होती है। इस कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी जो खूबी है वो है सेल्फ लव, नार्सिसिज्म, सेल्फ लव, बच्चा खुद से प्रेम करता है। नार्सिसिज्म एक कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि नार्सिसिज्म उन लोगों को कहते हैं जो लोग खुद को ज्यादा बेहतर, अच्छा फील करते हैं, खुद को ज्यादा खूबसूरत समझते हैं। एक्सिबिशंस, बच्चे प्रदर्शन करते हैं। ट्राई टू ड्रॉ अटेंशंस ऑफ अदर्स, दूसरे के अटेंशंस को बच्चे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये फैलिक स्टेज में बच्चे के अंदर ये खूबी पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फैलिक टाइप। क्लियर ना। ओके।
क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है ईच स्कूल शुड बी अटेंडेड बाय ऑल चिल्ड्रन, हर स्कूल को, ईच स्कूल, हर स्कूल को सभी बच्चे को अटेंड करना चाहिए, बाय ऑल चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, नेबरहुड अपने पड़ोस के, नेबरहुड अपने पड़ोस के तमाम बच्चे को हर स्कूल जो है उसको अटेंड करना चाहिए, अपने पड़ोस के तमाम बच्चे को, इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, चाहे वो जिस कास्ट का हो, जिस क्रीड का हो, जिस कम्युनिटी का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस इकोनॉमिक सेक्शन का हो, जिस कंडीशन का हो, या जिस सोशल स्टेटस का हो, चाहे जैसा बच्चा हो, हर बच्चे को स्कूल को ये चाहिए कि वो उसको अडॉप्ट करे, सो डैट देयर आर नो सेग्रीगेशन स्कूल, यानी कि इसीलिए कि अलग से स्कूल बनाने की जरूरत नहीं, उसको सेग्रीगेट ना करे, उसको बांटे नहीं, उसको अलग नहीं करे, हर बच्चे को स्कूल को चाहिए कि अपने पड़ोस के हर बच्चे को अटेंड करे। ये जो रिकमेंडेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है? ये जो है वो कोठारी कमीशन से एसोसिएटेड है। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ने ये बात कहा था। क्लियर? आइए इसको और समझ लेते हैं। द रिकमेंडेशन कैन बी एसोसिएटेड विथ कोठारी कमीशन ऑल्सो नोन एज एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, यानी ये जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन है कोठारी कमीशन का, जिसको एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1964 से 1966, वाज ए लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, एक मुख्य कदम उन्होंने उठाया था। वन ऑफ द की रिकमेंडेशंस वाज, इनका जो की रिकमेंडेशन था वो ये था, प्रमोट नेबरहुड स्कूल where children from diverse background would learn together regardless of their caste, creed, community, religion, economic condition और social status। यानी कि हमको प्रमोट करना है नेबरहुड स्कूल को, जहां बच्चे जो हैं, चाहे वो जिस बैकग्राउंड के बच्चे हो, वो तमाम बैकग्राउंड के बच्चे जो, चाहे कोई कास्ट हो, कोई क्रीड हो, कोई कम्युनिटी हो, जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, तमाम के तमाम बच्चे वहां आकर के पढ़े। एम ऑफ दिस कमीशन, इस कमीशन का जो एम था, टू प्रमोट सोशल इंटीग्रिटी, सामाजिक एकजुटता एंड इक्वलिटी और समानता, रिड्यूस सेग्रीगेशन, जो सेग्रीगेशन होता है, जो अलगाव होता है, जो अलग होना, बांटना होता है, उसको रिड्यूस करना, कम करना, एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उसको रिड्यूस करना, कम करना, एंड फोस्टर नेशनल यूनिटी, और राष्ट्रीय एकता को फोस्टर करना, एंड सोशल कोहेंशन, और सामाजिक एकजुटता को फोस्टर करना, यानी बढ़ावा देना। ये इसका मेन उद्देश्य था, मकसद था, किसका? कोठारी कमीशन का, एजुकेशन कमीशन का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको कोठारी कमीशन। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 75 क्वेश्चन अभी तक क्लियर किया इस वीडियो में। 71 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 76 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो वीडियो पर देखते रहे। जो चीज आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। जितना हो सके सीखें, चीजों को नोट्स करें, बार बार वीडियो देखें, आपको बहुत कंसेप्ट जो है क्लियर देखे होगा। मिलते हैं, यही वीडियो को हम एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ओके, बाय।